फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। और आज फिर मैं आपका एक टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। और जैसा कि हमने शुरू किया हुआ है अपने 8th स्टैंडर्ड से, जो हिस्ट्री की बुक है, वहाँ से हमने एक क्वेश्चन सीरीज शुरू की है जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है, हर चैप्टर का जिस्ट दिया हुआ है, यानी चैप्टर के जो प्रमुख मेन बिंदु हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ से डिस्कस किया हुआ है। इसको करने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो हमारा डिस्कशन रहेगा 8th स्टैंडर्ड से चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर नंबर 2 है कि जो कंपनी थी, कंपनी जैसे कि व्यापारी के तौर पे आई थी और वहाँ से वो किस प्रकार से प्रशासनिक बन जाती है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करने शुरू करती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस समय जब कंपनी आई, या ये कहें कि दीवानी वगैरह जो कंपनी को मिली थी, तो अंतिम मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे, उस समय से ये अपना चैप्टर स्टार्ट होता है कि अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब जब उनकी मृत्यु होती है तो वो बताया जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह थे जो एक शक्तिशाली थे। तो मुगलों के बारे में हम थोड़ी सी एक ट्रिक के माध्यम से इनकी क्या जानते हैं, एक वंशावली के बारे में थोड़ी सी झलक लेते हैं। ये है अपनी ट्रिक, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, बादशाह। ये देखिए, इस बी से क्या बनता है आपका, बी से बनेगा आपका बाबर। बी से क्या बनेगा आपका, बी से बनेगा आपका बाबर, जिसका शासनकाल कहाँ से रहेगा, 1526 से लेकर के आपका 1530 तक रहेगा। नेक्स्ट आप देखें तो H4 है आपका हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल जो रहेगा वो आपका 1530 से 2 बार रहेगा, इसका इनका शासनकाल 1530 से 40, और उसके बाद 55 से लेकर के क्या रहेगा आगे, 55 से आपका ये 56 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि ये बीच में जो शासन रहा इसका, तो बीच में जो एक शेर शाह सूरी अफगान शासक है वो आ जाता है और वो इनको बिलग्राम युद्ध और चौसा के युद्ध में इनको हरा देता है, और हुमायूं उस दौरान निर्वासित जीवन जीता है। तो ये इन दोनों के बारे में था। आगे देखते हैं हम ए में देखें तो हम ए में आपका रहेगा, देखिए ए के अंदर अकबर। ए में क्या है आपका, अकबर रहेगा। अकबर का शासनकाल कहाँ से रहेगा, 1556 से लेकर के 1604 तक। 1556 से लेकर के 1604 तक अकबर का शासनकाल रहेगा। अकबर ने इस दौरान, क्योंकि जिस टाइम पे अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस टाइम पे अकबर छोटे थे, और इन्होंने बैरम खां के अधीन जो है 1560 तक जो है उनके अधीन रह करके अपना शासन किया था, यानी बैरम खां इनका संरक्षक थे। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, वो बैरम खां ने ही लड़ा था वास्तव में देखा जाए तो, उसका नेतृत्व बैरम खां ने किया था। आगे देखते हैं जहांगीर। जहांगीर क्योंकि अकबर की 1604 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो 1604 बोले या 5 बोले, यहाँ से जो क्या होता है 27 तक किसका शासन रहता है, जहांगीर का शासनकाल रहता है। जहांगीर को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, सलीम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शेख सलीम के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए अकबर ने इनका नाम जहांगीर रखा था। जहांगीर ने ही जो अपने सिख गुरु हैं 5वें, उनको जो है मरवा दिया था। क्यों मरवाया था, क्योंकि जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, उसकी मदद करने के लिए 1606 के अंदर जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था, खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। तो उस दौरान इस विद्रोह के अंदर मदद करने वाला जो था अर्जुन देव था, जिसकी वजह से इनको फांसी दिलवा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर के शासनकाल को ये जो इतिहास के अंदर न्याय का शासन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सोने की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल आपका ये 1627 से लेकर के आपका, यदि हम 1627 से देखें तो 1627 से लेकर के 1658 तक, यानी 58 तक किसका शासन रहता है आपका, शाहजहाँ का रहता है। शाहजहाँ एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना अंतिम समय देखिए 62 में इनकी डेथ होती है, 4 साल तक औरंगजेब ने इनको किस में रखा था, जेल के अंदर रखा था।
और यहाँ पर जो है औरंगजेब ये नहीं है कि ऐसे ही शासक बन जाता है, अपने भाइयों के साथ युद्ध करता है। और इनमें के भाइयों में अगर जो हम सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम लें तो वो था दारा। दारा के साथ इनका प्रमुख युद्ध होता है, जिसको धर्मत का युद्ध कहा जाता है। ये धर्मत का युद्ध जो है, ये धर्मत का युद्ध आपका 25 अप्रैल 1658 को ये युद्ध होता है। 25 अप्रैल 1658 को ये आपका धर्मत का युद्ध होता है। किसके साथ? दारा के साथ। उसके बाद इनके बीच एक निर्णायक युद्ध और होता है, जिसको कि सामूगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो औरंगजेब का राज्याभिषेक है या शासन है, वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। इतिहास में दारा को एक नाम से और जाना जाता है, ये मेरी माइंड में इधर थोड़ा सा स्किप कर गया है। दारा का नाम है आपका शाह बुलंद इकबाल। जी हाँ, शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी दारा को इतिहास में जाना जाता है। वहीं औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को इतिहास के अंदर जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अकबर के द्वारा जो जजिया कर समाप्त किया गया था, वो जजिया कर इन्होंने 1679 को इन्होंने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था हिंदुओं के ऊपर। इस प्रकार से देखा जाए तो इसका शासनकाल जो रहा है, काफ़ी घटनाक्रमों से जो लैस रहा है। तो अब चलते हैं हम, देखिए थोड़े से इनसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस चैप्टर पे चलेंगे। और पहले हम थोड़ा सा मुगल से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जाना जाता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी? तो कौन था? जहीरुद्दीन बाबर। इनका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर इनका क्या नाम, पूरा नाम था, जिनका शासनकाल हमने जाना 1526 से 1530 तक, जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेयर वाज बाबर बोर्न, यानी बाबर की जन्मस्थली कहाँ थी? तो ये थी आपकी, कहाँ थी? 24 फरवरी 1483 को, यानी आपका कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? फरगना के अंदर, यानी ये फरगना के शासक थे। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो मुगल जो लोग हैं वो अपने आप को किसका वंशज कहलवाने में गर्व करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जानते हैं कि किसका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख, किसका वंशज कहलाने में गर्व महसूस करते थे? तो ये अपने आप को तैमूर का वंशज, क्योंकि तैमूर के साथ जो भारत के संदर्भ में कुछ अच्छी जो धारणाएं थी वो थी, क्योंकि तैमूर ने एक बार दिल्ली को अपने कब्जे में किया था। और यदि माता की तरफ से देखें तो ये चंगेज खां से संबंध रखते थे। पिता की तरफ से ये कौन से संतान थे? पिता की तरफ से ये 5वीं संतान थे, और माता की तरफ से ये 14th यानी 14वीं संतान थे। वहीं अगर जो बाबर के पिता का नाम पूछा जाए तो उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था उनका? उमर शेख मिर्ज़ा था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बाबर की वंशावली के बारे में चल रहे हैं। तो बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बाबर के? 4 पुत्र थे बाबर के। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। इनमें हुमायूं जो है ये आगे चल कर के शासक बनता है। और हुमायूं की एक ज़िंदगी में एक बड़ी भारी भूल सिद्ध हुई, क्योंकि बाबर के अनुसार हुमायूं ने, बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपना जो शासन था, जो साम्राज्य था, वो चारों भाइयों में डिवाइड कर दिया था। यही आगे चल कर के बाबर की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? व्हेन डिड बाबर अटैक ऑन इंडिया फर्स्ट टाइम? अटैक ऑन इंडिया फर्स्ट टाइम इनका जो आक्रमण था वो कब था? ये था आपका 1519 के अंदर। 1519 यानी 1519 के अंदर इनका जो पहला अटैक था यूसुफ जाहियों के खिलाफ था। किनके खिलाफ था? यूसुफ जाहियों के खिलाफ था। भारत के अंदर इनका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बाबर ने भारत पर सफल और महत्वपूर्ण आक्रमण कब किया? व्हेन डज बाबर अटैक ऑन इंडिया एंड विच वाज हिज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अटैक ऑन इंडिया? जो देखा जाए तो वो क्या था? ये बाबर ने किया था कब? 1526 में। 1526 में किया था बाबर ने। ये है आपका 1526। ये क्या है? ये पानीपत का युद्ध है।
पानीपत की प्रथम लड़ाई है और ये इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी के साथ ये युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध। अच्छा, यहाँ पर देखें तो बाबर ने जो एक बड़ी अच्छी नीति का फॉलो किया था बाबर ने, यहाँ पर बाबर ने एक तरह से देखा जाए सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए, इसलिए बाबर के प्रति जो है लोग बाबर को एक तरह से देखा जाए तो इनवाइट करने वाले भारतीय ही लोग थे। आप राजस्थान से देखें तो बाबर के खिलाफ बाबर ने कानवा का किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के खिलाफ। तो राणा सांगा इनको इनवाइट करने वालों में थे। और एक था आपका दौलत खां लोधी, ये इन्होंने इनको क्या किया था? इनवाइट किया था। और इन्हीं के साथ फिर आगे चल करके बाबर जो है युद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बाबर ने सर्वप्रथम तोप एवं बंदूक का प्रयोग कहाँ किया था? Where did बाबर used फर्स्ट टाइम तोप एंड राइफल? ठीक है, ये कहाँ पर यूज किए थे बाबर ने? तो कहाँ पर किए थे? ये था बाजौर का युद्ध। कहाँ पर? बाजौर के किले पर। बाजौर का किला और मीरा, इन किलों पर 1518-19 के अंदर इन्होंने क्या किया था? आपका इन तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया था। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाता है कि औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? हु वाज औरंगजेब? औरंगजेब कौन था भैया? औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह था। हु वाज औरंगजेब? औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, सुल्तान ऑफ मुगल डायनेस्टी, जिनका जन्म पूछ लिया जाता है, जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ था 3rd ऑफ नवंबर 1618। इनका जन्म हुआ था 1618 के अंदर। कहाँ हुआ था? उज्जैन के अंदर दोहाद नामक एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जब ये सिंहासन पर आरूढ़ हुए, कब? 1658 के अंदर। 1658 के अंदर जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो इनका नाम था आलमगीर। आलमगीर के नाम से ये सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की जो क्रांति थी, हु वाज द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्यूशन? तो उस समय ये क्रांति हुई थी, उस समय कौन था? रिवोल्ट जो हुआ था उस समय थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड भी इनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया के अंदर कब स्थापना हुई थी? इनकी हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर ऑन 35 ऑफ दिसंबर 1600। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि समय था जहांगीर का। किसका समय चल रहा था? जहांगीर का समय चल रहा था। कब से शुरू हुआ था जहांगीर का समय? हमने अभी डिस्कस किया था 1605 से 1627 के दौरान। इस दौरान देखिए 2 अंग्रेज अधिकारी भारत में आते हैं। सबसे पहले आते हैं टॉम हॉकिंस, सर हॉकिंस आते हैं। कब आते हैं? ये आते हैं आपके 1609 के अंदर। देखिए 1605 में शुरू होता है, 1609 के अंदर हॉकिंस आते हैं कंपनी की तरफ से, इंग्लैंड से। तो हॉकिंस आते हैं तो ये यहाँ पर क्या नहीं ले पाते हैं? परमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन इनको औरंगजेब के जहांगीर के द्वारा 400 का मनसबदार बना दिया जाता है। उसके ठीक से 4 साल बाद 1613 के अंदर टॉमस रो भारत में आते हैं और वो यहाँ पर भारत के अंदर परमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कंपनी है वो के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर अपना व्यापार करने में सफल होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजाज़तनामा किससे प्राप्त किया? व्हेन डज द कंपनी गेट इट्स फरमान, और वी कैन से द चार्टर एक्ट। इजाज़तनामा कह सकते हैं, परमिशन चार्ट बोल सकते हैं इसको। तो किससे प्राप्त किया था ये? इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, फ्रॉम द इंग्लैंड्स क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ईस्ट इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर जो पूर्वी देश थे उन पूर्वी देशों के साथ क्या करने आई थी? व्यापार के उद्देश्य से ये भारत के अंदर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जमाने में कंपनियों में होड़ क्यों लगी रहती थी? तो देखिए चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय
कंपनी के अंदर कुल 217 क्या होते थे, साझीदार होते थे। क्या होते थे, साझीदार होते थे, जिनको पार्टनर बोल सकते हैं हम। बिजनेसमैन थी 217। ये सभी क्या करते थे, यहाँ पर आकर के भारत के साथ या इधर के जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, ऐसा जो व्यक्ति था सबसे पहले जिसने इसका जो एक तरह से गवर्नर की बात करें हम, कंपनी का जो गवर्नर के तौर पर आया था सबसे पूर्व, उसका नाम था सर टॉमस। टॉमस नाम का व्यक्ति था। वो सबसे पहले जो है कंपनी के अधिकारी के तौर पर जो है ये आया था। कंपनी के अधिकारी के तौर पर टॉमस स्मिथ, सर टॉमस स्मिथ जो है ये आया था। ठीक है, तो ये इतने मतलब कंपनी कोई 2-4 लोगों का वो समूह नहीं था, 217 लोगों का एक समूह हुआ करता था ये उस समय। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनियों में होड़ क्यों लगी रहती थी? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि उस ज़माने में कंपनियां क्या होती थी, कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि सभी कंपनियां एक जैसा सामान परचेज करना चाहती थी। एवरी कंपनी लाइक्स टू परचेज द सेम थिंग, दैट्स वाई the producers get high prices of their products and the profit of the companies reduces thus। यानी कि कंपनियां जो हैं एक जैसा सामान खरीदना चाहती थी, एक जैसा खरीदना चाहती थी, तो जो उत्पादन करता था, जो उत्पादक था, उसको अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। इससे कंपनियों का क्या होता था, कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता था। इससे क्या आया, इससे विभिन्न जो कंपनियां आई भारत के अंदर उनमें टकराव की स्थिति बन गई थी। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों के समुद्री जहाज भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ से होकर के आते थे। देखिए अंग्रेज जब भारत में आए तो कहाँ से होकर के आए थे, तो आपको पता होगा कि बीच से कोई रास्ता नहीं था, सुएज कैनाल वगैरह तब तक थी नहीं। तो क्या हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका का पूरा जो कॉन्टिनेंट, मैंने आपको कॉन्टिनेंट की वीडियो बताई थी, तो दक्षिण अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, दक्षिणी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट हमारा महाद्वीप है, उसके नीचे से कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से होकर के इनके जहाज जो है हमारे पश्चिमी तट पर पहुँचते थे। उसका चक्कर काटने के बाद भारत के तट पर आते थे, पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वास्को डी गामा? वास्को डी गामा कौन था? तो ही वाज ए पोर्तुगाइज नेविगेटर। कौन था ये? पोर्तुगाइज नेविगेटर हु रीच्ड इन इंडिया ऑन 20th of May। 20th of May, 20 मई को आया था ये भारत में। कब आया था? 20th of May को आया था। 20th of May 1498। कहाँ पर पहुँचा था? एट द कोस्ट ऑफ कालीकट, एंड देयर द किंग जमोरिन वेलकम्ड हिम। किंग जमोरिन वेलकम्ड हिम, राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर पहुंचा था ये पहला पोर्तुगाइज, यानी अंग्रेजों की उपस्थिति से पहले ही भारत में कौन उपस्थिति दर्ज करा चुके थे? आपके पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए इससे संबंधित भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने, यदि सही तरीके से देखा जाए, जो इनका फर्स्ट वेयर हाउस बना, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि भंडार घर बनाए इन्होंने, वो बनाया इन्होंने कासिम बाजार के अंदर। अपना जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर 1651 के अंदर इन्होंने कासिम बाजार में अपना पहला फैक्ट्री सेटअप की। वैसे देखा जाए तो इसके बारे में आपको अलग अलग वो मिल सकते हैं। देखिए टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में आया था, तो ये टॉमस रो जो है ये परमिशन लेने में सफल हो गया था, लेकिन कंपनी का यदि सही देखा जाए, गवर्नर जिसको नियुक्त किया गया था उस समय, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था, वो था आपका टॉमस स्मिथ। कौन था? वो था आपका टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ, टॉमस स्मिथ को जो है वो क्या बनाया गया था? कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था उस टाइम पे। लेकिन अगर जो यहाँ पे देखें तो इन्होंने दक्षिण के अंदर क्या किया था? 1611 के अंदर जो समुद्री तट था हमारा दक्षिण पश्चिम में, वहाँ पर मुसोलीपट्टनम है अपनी एक जगह, मुसोलीपट्टनम के स्थान पर इन्होंने एक कोठी स्थापित की थी अपनी पहली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, इससे पहले भी इन्होंने एक सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी 1605 में, लेकिन ये उस समय तक क्या नहीं था, एक तरह से सुचारू रूप से नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी कंपनियों की फैक्ट्रियाँ थी सूरत के अंदर। फिर 1651 में ये अपने 1651 के आसपास का समय देखा जाए तो भारत में शाह शुजा नाम का शासक है, वो यहाँ पर बंगाल के अंदर शासन करता था। बंगाल का शासक कौन था? शाह शुजा।
उसने क्या किया, बंगाल के अंदर इनको विशेष अधिकार प्रदान किए थे अंग्रेजों को। तो ये इतने डिटेल में आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी ने अपने क्षेत्रों की किलेबंदी कब शुरू की। तो क्षेत्रों की किलेबंदी शुरू की थी इन्होंने 1696 के अंदर, यानी 1696 में इन्होंने कंपनी ने क्या कर दिया, किलेबंदियां शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने औरंगजेब को किस बात के लिए राजी कर लिया था। कंपनी ने औरंगजेब को राजी किया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करें। तो इसके लिए औरंगजेब इनको परमिशन दे देते हैं। कंपनी को फरमान मिला। उस समय बंगाल का नवाब कौन था, उस समय बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान। कौन था, मुर्शिद कुली खान था। और इसने इस फरमान का, जो कि औरंगजेब ने दिया, क्योंकि औरंगजेब क्या है, औरंगजेब भारत का शासक था, जबकि मुर्शिद कुली खान भारत के एक छोटे से प्रदेश का, प्रांत का क्या था, नवाब था। तो इसने इसका विरोध किया और इसने कंपनी को टैक्स देने के लिए कहा। नेक्स्ट है, मद्रास से जहाज़ों में जो सामान लाते हुए चित्र बनाए गए हैं वो किसने बनाया था। ये बनाया था सिम्पसन ने। किसने बनाया था, सिम्पसन महोदय थे, उन्होंने 1867 के अंदर ये चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 18वीं शताब्दी में कंपनी तथा नवाबों के बीच टकराव क्यों बढ़ गया था। क्योंकि कंपनी के जो शासक थे, कंपनी के जो अधिकारी थे, उनके बीच और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच टकराव की स्थिति बनी। क्यों, क्योंकि उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, जिनके अंदर मुर्शिद कुली खान का नाम आ जाता है। उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बने, और सिराजुद्दौला शक्तिशाली नवाब थे उस समय के। और ये कंपनी को जो बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की जो इजाज़त मिली हुई थी वो उसके खिलाफ थे। वो कंपनी से टैक्स चाहते थे, क्योंकि बंगाल का जो शाही खजाना वो खाली होता जा रहा था, इसलिए इनके अंदर टकराव की स्थिति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अली खान के, ये जो मुर्शिद कुली खान है, इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1756 के अंदर। ये अलीवर्दी खां है, इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1756 में मृत्यु हो जाती है, शक्तिशाली शासक था। तो अब यहाँ पर सिराजुद्दौला नवाब बनेगा, क्योंकि सादित खां क्या था, मुर्शिद कुली खां, फिर आपका कौन आ जाता, अलीवर्दी खां आ जाते हैं, उसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं। तो अब प्लासी के अंदर क्या चाहते थे अंग्रेज कोई शक्तिशाली शासक नहीं चाहते थे, एक कठपुतली शासक चाहते थे यहाँ पर, इसलिए ये प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, ये हुआ था 1757 के अंदर कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। 26 क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध से पूर्व कंपनी की क्या मंशा थी, यानी कंपनी क्या चाहती थी। अभी मैंने ऊपर बताया कि कंपनी ऐसा शासक चाहती थी जो उनके इशारे पर काम कर सके। सिराजुद्दौला ऐसा शासक था नहीं, वो कंपनी को छूट देना नहीं चाहता था, इसलिए कंपनी उनकी जगह कोई कठपुतली शासक बनाना चाहती थी। और ये काम रॉबर्ट क्लाइव की मदद से उन्होंने किया। किसको, मीर जाफर को बहला फुसला लिया कि आपको, यदि आप सिराजुद्दौला के खिलाफ हम युद्ध में हमारा समर्थन करते हैं तो उनके हारने के बाद आपको शासक बना दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा। यहाँ पर है प्लासी के युद्ध से पूर्व की स्थिति कैसे थी। देखिए यहाँ पर उससे पूर्व की स्थिति पूछी जा रही है। तो देखिए प्लासी के युद्ध से पूर्व सिराजुद्दौला ने क्या किया था भैया। सिराजुद्दौला क्योंकि शक्तिशाली शासक था, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहा था, तो उसने क्या किया कि अंग्रेजों की जो कासिम बाजार के अंदर कोठी थी उस पर अटैक किया, उस पर धावा बोला। धावा बोलने के साथ ही वहाँ पर उसको जो गोला बारूद मिला, अधिकारी मिले, उनको कैद कर दिया और सारा अपने आप ले लिया। और जैसे ही ये खबर उनको अंग्रेज़ों को मिली कि अंग्रेज़ों के हाथ से ये निकल गया कलकत्ता, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया है कि कलकत्ता के हाथ से निकलने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ उधर मैसूर के अंदर कौन था, जो अपना मद्रास है, सॉरी मद्रास के आसपास का एरिया मैसूर कहलाता है, जो कि आगे हम इसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी का अफसर था रॉबर्ट क्लाइव, उसके नेतृत्व में वो कलकत्ता के लिए एक सेना रवाना कर देते हैं नेवी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के जो रॉबर्ट क्लाइव है ये मीर जाफर को बहला फुसला लेता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो वास्तव में ये युद्ध हुआ ही नहीं था। मीर जाफर के धोखे की वजह से क्या बता दिया जाता है कि जो सिराजुद्दौला के जो निकट लोग थे उन्होंने बता दिया था कि जो सेनापति है वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, जिसकी वजह से
जब सिराजुद्दौला वहाँ से जाने को होते हैं तभी मीर जाफ़र का पुत्र है मीरन, वो क्या कर देता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और इस प्रकार से सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफ़र वहाँ का क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और जिसको आप पचा नहीं पाएंगे। तो आज के लिए भी हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और साथ ही ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं किस लेवल के हैं, हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपको वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का क्या है, जिस्ट है, सार है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।